नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार है। चुनावी मैदान में जबरदस्त बार पलटवार जारी है। बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्हें सिर्फ तवज्जो देने और एडजस्टमेंट के लिए नाम पर शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट भी जबरदस्त है। एकमात्र सांसद नकुल नाथ को इसमें जगह नहीं मिली, लेकिन कुछ हारे हुए नेताओं को जरूर मौका मिला है। आने वाले दिनों में यही स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो निकाली है वो सूची परिवारवाद से और अलोकप्रियता से ग्रसित है, तो दोनों कंट्रास्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस की बात मैं कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची सामने है। कैंडिडेट्स भी फाइनल हैं। बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश के 3 ऐसे नेताओं के नाम भी हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन प्रचार के नाम पर वो अपने गृह क्षेत्र तक सीमित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं है। 9 मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस चुनाव में प्रचार करने के लिए जो सूची निकाली है वो जनता में सुपरहिट नाम है और उनके पास मोदी जी की गारंटी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो निकाली है वो सूची परिवारवाद से और अलोकप्रियता से ग्रसित है, तो दोनों कंट्रास्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस की 40 नामों वाली स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ का नाम नहीं है, जबकि इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, कांतिलाल भूरिया, उनके बेटे विक्रांत भूरिया का भी नाम है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में नकुल नाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए थे। कांग्रेस ने ऐसे कई चेहरों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे थे। कांग्रेस की बात मैं कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं है। कांग्रेस के पास स्टार भी है, प्रचारक भी हैं और विचारक भी हैं। भाजपा में तो सिर्फ संघ के प्रचारक हैं, तो उनका दर्द वो जाने। नकुल नाथ जी का नाम सामने नहीं आया। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नहीं आता है। कल तक मैं मीडिया विभाग का चेयरमैन था, आज उस पद पर नहीं हूं। वहीं बसपा ने शिवराज सरकार में मंत्री रहे रुस्तम सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रामबाई, संजीव सिंह कुशवाहा को भी स्टार प्रचारक बनाया है। चुनाव लोकतंत्र का एक त्योहार है। इस त्योहार के सेलिब्रिटी स्टार प्रचारक ही हैं। बीजेपी के पास सत्ता के कारण कुछ चेहरे ज्यादा हैं, तो कांग्रेस के पास कुछ कम। हालांकि जनता स्टार प्रचारकों को देखकर ही वोट नहीं करती, उसके लिए परफॉर्मेंस और लोक लुभावन बातों का भी खासा असर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो प्रचार के स्टार वार पलटवार, आज इसी विषय पर हमारी डिबेट होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी इस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्वारकाधीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ये प्रचारक आपके प्रत्याशियों को किस तरह स्टार बनाएंगे? जी, मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही बिहाफ पर जाकर काम करने वाला है, प्रचार करने वाला है, और उसे अलग से स्टार बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टार है। और चाहे देश के स्वाभिमान की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय साख की बात हो, चाहे आतंकवाद समाप्ति की बात हो, चाहे विकास की निरंतर यात्रा की बात हो, मोदी जी ने ये सब करके दिखाया है। दूसरी ओर जरूर अकाल पड़ा हुआ है। एक ओर तो नकुलनाथ जी को बाहर कर दिया इस सूची से। ऐसा लगता है कि पहले कमलनाथ, अब नकुलनाथ, और ये पूरा परिवार अनाथ हो गया है।
और दूसरी ओर आपको सिर्फ परिवार के प्रमुख सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस के पास तो नेताओं का भी अकाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में वो सूची में दिखाई नहीं देते, नदारद हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनसे आगे कहानी बढ़ नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से कांग्रेस ने सूची जारी की है, कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं दिखाई देता जिसके कार्य पिछले कार्यकाल में या उनका जब कार्यकाल रहा तो उसमें कुछ प्रभावशाली रहा हो। तो अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र जी, अंतर बहुत स्पष्ट है, नेहा जी कह रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की सूची पर भी आरोप लगाया है कि परिवारवाद से ग्रसित है ये सूची और कोई नया चेहरा इसमें नहीं है। क्या नेताओं का अकाल है पार्टी में? अमित जी, अगर कांग्रेस में नेताओं का अकाल है तो नेहा जी कौन कौन से नगों को रोज ले जा रही है, ये भी पूछना चाहिए उनसे। रोज हमारे खजाने में से ये खाली करते जा रहे हैं, इसका मतलब खजाना भरा हुआ है। रहा सवाल स्टार्स जी प्रचारक का, निश्चित तौर पर हमने सूची जारी की है। वो लोग जो जमीन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 5 महापौर कांग्रेस को दिलाई थी, वो लोग जिन्होंने 7 महापौर भारतीय जनता पार्टी से छीने थे, भारतीय जनता पार्टी की सूची में उन्होंने बताया कि हमारा तो स्टार एक है, नरेंद्र मोदी। नहीं, आप क्या 2 स्टार है बस, तीसरा कोई स्टार नहीं होता। उनकी पर्ची आती है और राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाता है, उनकी पर्ची आती है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय हो जाता है, कोई विधायक दल की बैठक में नहीं होता। इसीलिए यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारक नहीं है। जो वो लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक काम करते हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं जी। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनाव में स्टार प्रचारकों से ज्यादा मुद्दों का मामला गर्म है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी स्टार प्रचारक बना ले, उन्हें इस बात को तो जवाब देना पड़ेगा कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। क्या जवाब है इनके पास? महंगाई कम करने के लिए सरकार में आए थे ना, कहां पहुंचा दी महंगाई को? काला धन वापस लाऊंगा, 3 गुना काला धन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विदेश में जमा करा दिया आप कहते थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार और अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? आज 20 करोड़ लोग रोजगार मांगने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास जवाब। आप कहते थे कि नोटबंदी क्रांतिकारी फैसला होगा जी, क्या फायदा हुआ इस देश को नोटबंदी से? जीएसटी को आपने रात के 2 बजे इवेंट कर दिया, जीएसटी के नाम पे 100 से ज्यादा संशोधन कर दिया आपने जीएसटी में। चलिए मैं स्टार प्रचारकों पर जवाब लूंगा नेहा जी से, उसके पहले द्वारकाधीश जी का रुख कर लेता हूं। द्वारकाधीश चौधरी जी, एक तरफ कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या स्टार प्रचारकों का प्रभाव चुनाव पर पड़ता है? उसके पहले क्या जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए ये स्टार प्रचारक कोई महती भूमिका इस बार निभा सकते हैं? देखिए अमित जी, स्टार प्रचारकों के कारण जी आज की तारीख में ये स्थिति है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, मतदाता जो है प्रचारकों के प्रचार प्रसार से दूरी रहता है। और आप देखिए जहां भी पब्लिक मीटिंग इनकी होती है वहां मतदाताओं का बकायदा भीड़ नहीं रहती है। मतदाता उन्हीं व्यक्तियों को प्रलोभन दे सकते हैं और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति जो है और स्टार प्रचारक, वो चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे महंगाई से संबंधित हो, चाहे पेट्रोल गैस से संबंधित हो, वो किसी भी प्रकार की प्रलोभन देंगे तो ही वो मतदाता उन प्रलोभनों में आकर वो वोटिंग की बात करते हैं। आप दूसरी ओर देखें, चुनाव प्रचार में जी, चाहे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के या उत्तर प्रदेश से किसी के भी मुख्यमंत्री आए और यहाँ के 40 प्रचार प्रसारक बनाए गए जी, उन प्रचार प्रसार को देखें तो प्रचार प्रसार की स्थिति ये हो रही है कि अब आप मतदाता मौन है जी, वो किसी तरह बोलना नहीं चाहता। दूसरी ओर जातिवाद की जो स्थिति बन रही है, जहां जाति के समीकरण हैं वहां उन नेताओं की ही सुनवाई होती है, अन्यथा ये स्थिति होती है कि स्टार प्रचारों के वो आप कहीं भी किसी क्षेत्र में बुला लीजिए, वहां श्रोताओं का अभाव रहता है और श्रोता कम ही दिखाई देते हैं। जी नेहा जी, क्या ऐसी स्थिति आप मानती हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक जब आते हैं
तब जो मतदाता है वो उनकी सभा में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ रेवड़ियों से मतलब होता है। उनके लिए क्या किया जाएगा पार्टी की तरफ से, मैनिफेस्टो से ज्यादा मतलब होता है। तो ऐसे में ये स्टार प्रचारक इस बार किन बातों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारकों की सूची में है, तो वो वाकई में स्टार है, क्योंकि मोदी की गारंटी क्या है? देश की अर्थव्यवस्था जी, देश की साख, सनातन का परचम, और ये सब करके दिखाया है। 370 हटाने की बात थी, 370 हटाया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने की बात थी, प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। विकास की जब बात करते हैं तो आज हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर श्री नितिन गडकरी जी स्टार प्रचारक की सूची में है, तो रोडों का जाल, टनल्स का जाल इस देश में आज बिछ चुका है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, जनता नहीं, कांग्रेस के नेता भी नितिन गडकरी जी की तारीफ करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। टेक्नोलॉजी को आप देखें तो आज ग्रामीण इलाकों में, शहरी की बात नहीं कर रही हूं मैं, ग्रामीण इलाकों में भी जिस तरीके से 5G पहुंचा है वो उल्लेखनीय। और केवल देश में बात नहीं हो रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात हो रही है। अगर यूपीआई से पेमेंट हो रहा है तो जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष G20 में आए थे, उन्हें भी उस चीज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। तो एक नहीं अनेकों नाम है। अगर योगी आदित्यनाथ जी का नाम है सीएम उत्तर प्रदेश का, तो उनके जो कार्य हैं, जो कानून व्यवस्था कांग्रेस सपा ने यूपी में छोड़ी थी, आज उसको जिस तरीके से सुधारने का काम किया है, उनका एक अलग ही क्रेज है अपने कार्यों की वजह से। और उसी प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीमारू से सुचारू राज्य बनाने का काम किया, जिन्होंने बेटियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर सशक्त किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। और आप कहेंगे तो मैं एक एक नाम लेकर आपको बताऊंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की 40 लोगों की सूची यहाँ पर जारी हुई है। पर कांग्रेस के पास उपलब्धियां क्या है? कांग्रेस तो अपने स्टार प्रचारकों पे बात नहीं करना चाहती है। मुझे बता दीजिए ना कि कितने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कितने कांग्रेस के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वर्तमान के या पूर्व के मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। ये गांधी परिवार से बाहर निकल के झांकने का प्रयास करेंगे, तब तो स्टार सूची पर कुछ चर्चा कर पाएंगे। और महंगाई की बात कर रहे थे तो ये बताना भूल जाते हैं कि कोविड जैसी महामारी में भी जो आरबीआई कहता है कि 5% की जो इकोनॉमी है हमारी, वो एक अच्छी स्वस्थ इकोनॉमी मानी जाती है, तो 5.2 पर हम लोग आज चल रहे हैं। कांग्रेस कभी भी सिंगल डिजिट पर ग्रोथ रेट में आ पाई थी क्या? और उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हैं तो बताना भूल जाते हैं कि 14 में जाने से पहले पेट्रोल डीजल और गैस को ये डीरेगुलराइज करके गए थे। आज भी मोदी सरकार उसका भार उठा रही है। यूक्रेन रशिया का वॉर होता है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था अगर स्टेबल रहती है तो ये आज मोदी है तो मुमकिन है। उसी प्रकार से अगर इजराइल हमास के बीच में वॉर होता है और अगर हम फिर भी ठीक से निकलते हैं उसके बीच में से, तो आज ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जनता मन बना चुकी है। अब ये स्टार प्रचारकों पर हम जरूर चर्चा कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्टार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, बीजेपी के स्टार प्रचारकों के पास ढेरों उपलब्धियां हैं बताने के लिए, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या वही आरोप जो विधानसभा चुनाव में लेकर आप जनता के बीच गए थे? देखिए, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी नवरत्न हमने तैयार किए, इस देश में आजादी के बाद किस तरीके से उसका विकास किया, भाखड़ा नागल से अगर बात करूं तो आप ये देखिए आज अत्याधुनिक विमानों तक हिंदुस्तान ने प्रगति की। लेकिन 2014 के बाद क्या स्थिति बनी कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर गरीबी रेखा के नीचे लोग बढ़ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन मिल रहा है, उस देश की आर्थिक व्यवस्था की हालत आपकी समझ में आ जाना चाहिए। रहा सवाल मोदी की, तो मोदी जी ने जिस जिस बात की गारंटी ली थी, आप ये बताइए उनमें से कहीं भी सफलता दिख रही हो? ये जो आंकड़े नेहा जी गिना रही, इन आंकड़ों से गरीब जनता को मतलब नहीं है। वो तो ये मानती है कि सिलेंडर 600 रुपए का था, 1100 रुपए का हुआ, उसकी रसोई का खर्च 1000 रुपए में चलता था, 4000 रुपए में चल रहा है। इसमें कहीं आंकड़े में भ्रमित करने की जरूरत नहीं। किसानों के लिए आप कानून लाए, आपने कहा कि ये किसानों की स्थिति में सुधार करेंगे, आखिर आपको वापस लेना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि कानून गलत थे, हम जनता को नहीं समझा पाए। आपने कहा था कि नोटबंदी क्रांतिकारी फैसला होगा, किस तरीके से देश ने आपके तानाशाही पूर्ण रवैये को भुगता है, ये बताने की जरूरत नहीं। महंगाई, बेरोजगारी मैंने बात कर ली।
रहा सवाल इस बात का कि आपकी गारंटी फेल हुई है। आप चाहे सीमाओं की सुरक्षा का मामला, सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि चाइना अंदर घुस गया है, चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है, लेकिन आप कह रहे ना कोई आया ना गया। इससे आपकी विश्वसनीयता पर संकट उठता है। जिस तरीके से आपने चुनावी चंदा लिया जो पाकिस्तान की कंपनियां थी उनसे, बीफ, आप तो गौ भक्त बनते हैं, बीफ की कंपनियों से आप चंदा ले लेते हैं, तो कैसे बीफ को रोक पाएंगे? इसका मतलब आपकी कथनी और करनी छिपी नहीं है। पूरी जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से पहले जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए नेहा जी, कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी की कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी देखिए, चीन से चंदा लेने वाले आज यहाँ पर अगर बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे तो ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। जिन नकुलनाथ की अभी आप चर्चा कर रहे थे, उनके पूज्य पिताजी श्री कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे तो चाइना से चंदा लेकर आए थे, और ये फैक्ट्स है। मैं तो आपकी जनता से कहूंगी कि गूगल करके देखें कि किस प्रकार से चंदा उगाई की गई थी चाइना से। राजीव गांधी फाउंडेशन में जिस तरीके से कांग्रेस ने अनैतिक तौर पर चंदा इकट्ठा करने का काम किया है, यह जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी बॉन्ड्स को तो गलत यहाँ पर ठहराने में लगी हुई है, पर जो कैश के माध्यम से आज तक 75 सालों में ट्रांजैक्शन कर रही थी उसको सही बता रही है। जनता अगर 1400 रुपए का चंदा कांग्रेस को देती थी तो गांधी परिवार 100 रुपए पार्टी फंड में जमा करके 1300 रुपए अपने परिवार के फंड में जमा किया करता था। ये कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बुरा लग रहा था तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1400 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? तत्काल अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं चढ़ाया? जनता से जो पैसा ले रहे थे, जिससे भी पैसा ले रहे थे, वो इनकी बैलेंस शीट में, इनकी पासबुक में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? आज जब उसको पारदर्शी करने के लिए देने वाले की भी अकाउंट से झलक रहा है, लेने वाले की भी पासबुक अकाउंट में झलक रहा है, तो कांग्रेस को इससे समस्या हो रही है। पर हाँ, क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश आते तक हमको इंतजार करना चाहिए। पर 2G से लेकर 3G और जिनके कर्नाटक से लेकर अन्य राज्यों में 500-600 करोड़ की गड्डियां मिलती हैं इनके सांसदों के यहाँ से, ये वाकई में विचार करने वाला विषय है। ठीक है द्वारकाधीश जी, ये आरोप ऐसे हैं जो लगातार उठते रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम वापस विषय पर लौटते हैं। स्टार प्रचारकों के तौर पर जिन चेहरों को उतारा गया है मैदान में, कुछ चेहरे छूट भी गए हैं, तो क्या माना जाए द्वारकाधीश जी कि क्या आलाकमान उनकी पिछली परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था, इस वजह से ऐसा किया गया है, या कोई नई रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है? रणनीति तो दोनों पार्टी के द्वारा बनाई गई है, और रणनीति चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। और चूंकि स्टार प्रचारक जो है वो मतदाता को लुभावन करने के लिए लुभावने प्रचार प्रसार करेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। किसानों को ऋण माफ करने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, पेट्रोल गैस सस्ती करने की बात हो, या अन्य किसी भी प्रकार का रोजगार देने की हो, उद्योग धंधे लगाने की हो, मेडिकल कॉलेज खोलने की हो, स्कूल खोलने की हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो सभी प्रकार के प्रलोभन देगी। और प्रलोभन देने के बाद ही किसी प्रकार का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्य होगा। पर आगामी चुनाव जो है उस चुनाव में मतदाता किस ओर करवट लेगा ये अभी कह नहीं सकते हैं। पर बीजेपी के द्वारा 370 की बात की जा रही है, रामलला की बात की जा रही है, और उसी के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की वारंटी वाला जो बात है उसी के आधार पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, और उन्हीं के आधार पर ये सारा चुनाव प्रचार चल रहा है। बिल्कुल जितेंद्र जी, इस बात से तो जरूर आप भी इत्तेफाक करेंगे कि सनातन का जो विषय है जिसे बीजेपी ने लगातार प्रमुखता से उठाया, चाहे हम राम मंदिर की बात करें या फिर मोदी की गारंटी की बात करें, इन्हीं विषयों को लेकर बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंचती रही और पहुंच भी रही है। लेकिन इसके काट में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से इसका जवाब अब कांग्रेस देगी जनता के बीच? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी साफ है। कर्नाटक में भी इन्होंने इसी तरह का प्रयास किया था, आपने देखा था हनुमान जी को मंच पर लाके बैठा दिया था, लेकिन हमने सवाल विकास पे पूछा और क्या हुआ? कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में जहां जहां सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला वहां भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। जहां जहां सांप्रदायिक रंग खेलने में सफल हो गई वहां जीत गई। मेरा यही कहना है कि न मोदी की गारंटी बची है, क्योंकि मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिए। किस मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है मुझे नहीं याद आ रहा है। नेहा जी आंकड़े गिना रही है
किसान के लिए कानून बनाते हो, किसान खुश नहीं। महिलाओं के लिए कानून बनाते हो, महिलाएं खुश नहीं। कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। विकास को लेकर के ये लोकसभा लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे हम। ठीक है द्वारकाधीश जी, क्या सिर्फ विकास के दम पर ही इस बार का लोकसभा चुनाव आप देख पा रहे हैं, या फिर ये जो सनातन का विषय से ज्यादा या बुनियादी मुद्दों पर हावी होता देख रहे हैं? चुनाव विकास को लेकर भी होगा और सनातन को लेकर भी होगा जी। मतदाता को सनातन को लेकर ज्यादा किया जा रहा है। मतदाता जो है सनातन धर्म को ही लेकर हो चुकी आप प्रचार प्रसार हो रहा है और मतदाता सनातन को ही मुद्देनजर रखते हुए वो वोटिंग की बात कर रहा है। आप चाहे वो किसी भी एरिया में चला जाए, जातिकरण का मुद्दा भी है और जहां जाति वर्ग को लेके चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि एससी को ही किया जाए, एसटी को ही किया जाए। जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति है उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना, क्योंकि जनरल कैटेगरी की व्यवस्था ये हो रही है कि मात्र 10, 12, 15% व्यक्ति ही जो बचे हैं, उन 15% में पूरे देश में उनको रोजगार की बात आती है। बाकी चाहे वो एससी के लिए चला जाए, एसटी के लिए चला जाए, ओबीसी के लिए चला जाए, वो चारों वर्ग के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ जाए, विकलांग आ जाए, महिला कोटा आ जाए, जनरल के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए सरकार को चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि रोजगार का साधन मुद्दा हो, अन्यथा ये स्थिति हो रही कि देश में बेरोजगारी बढ़ी रही है। उस बेरोजगारी को कम करने की भी दोनों पार्टी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, अहम सवाल आपसे ये भी है, अब राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपका भरोसा प्रचारकों पर ज्यादा है या अपनी पार्टी के कार्यकाल पर? देखिए, मैं उत्तर देना चाहती हूँ क्योंकि रोजगार की और सनातन दोनों की बात आई है और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पे कार्य किया है। अद्भुत है कि जो धर्म, जो संस्कार, संस्कृति भारत से शुरू होती है, कांग्रेस के 75 साल में जो हमारे जितने धार्मिक स्थल थे वो जिस तरीके से गर्त में जा रहे थे, प्रभु श्री राम पे ये प्रश्न उठा रहे थे, आज रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना है। काशी कॉरिडोर हो, करतारपुर कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो, ये हम सबके सामने है। पर जब कांग्रेस की सरकार रही तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर था? कंबोडिया में। और विश्व का सबसे मॉडर्न मंदिर कहां पर था? न्यू जर्सी में। क्योंकि गौ सेवकों पर हत्या करने का काम कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी। सनातन के जो कुंभ स्नान है उसको ऑर्थोडॉक्स कौन बता रहा था? जवाहरलाल नेहरू। राहुल गांधी कह रहे थे कि बेटियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाया जाता है, तो सोनिया गांधी राम को काल्पनिक बताने में लगी हुई थी। सलमान खुर्शीद ISIS बोको हरम से तुलना कर रहे थे और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म की थ्योरी को गढ़ रहे थे। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि सनातन के बिना मुझे लगता है कि ये जो नीतियां हैं, राजनीति है, कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म कर्म से ज्यादा हमारे जीवन का हिस्सा है। दूसरी बात, विकास और रोजगार की जो बात हुई है, आज भारत में 10-12 किलोमीटर रोज प्रतिदिन जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है हमारी रेलवेज का। आज 40 किलोमीटर की तर्ज पर रोज रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। भोपाल में भी उसका उदाहरण है, जो रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बना है, एयरपोर्ट की तर्ज पे बना है। कांग्रेस के 75 साल में जितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, 10 साल में उसकी दुगनी संख्या हो गई है। कांग्रेस के 75 साल में जितने एम्स हुआ करते थे, आज उसकी संख्या दुगनी हो गई है। स्कूल, कॉलेजेस, ITI की संख्या उसमें दुगनी हो गई है। आज विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई फ्लाईओवर बना है तो वो मुंबई में बना है। आज अगर विश्व का सबसे बड़ा कोई टनल बना है अंडर वाटर तो वो कलकत्ता में बना है, जिसमें अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके उसमें मेट्रो चलाने का काम किया है। और एक नहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो जिस तेजी से वहां पे टनल्स बने हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, ये आज विश्व में मिसाल बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां बीजेपी के पास है नेहा जी, लेकिन प्रचारकों पर ज्यादा भरोसा है पार्टी को या अपने कार्यकाल पर? जरूर इसका जवाब दें जी। कर रही हूँ मैं, सिर्फ इसको वाइंड अप कर रही हूँ कि अगर आज ऑटोमोबाइल्स में 2nd नंबर पर विश्व में हमारा देश आ गया है, अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने एप्पल का 60% मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद भी अगर कहा जाता है कि रोजगार नहीं है तो अद्भुत है। मुझे लगता है कोई अद्वितीय अदृश्य शक्तियां हैं जो यहाँ पर आके काम कर रही हैं और ये सब चीजें बन रही हैं। ये तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सा इस पे अध्ययन करना चाहिए कि क्या बिना रोजगार उपार्जन हुए ये सारे काम हो रहे हैं। अब जो आपका प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों को लेकर जनता पे विश्वास है और इसीलिए जनता इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 बार, फिर 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।
क्योंकि कार्य बहुत सारे हैं और विकास के कार्यों को लेकर मोदी जी ने काम किया है। अपने सभी एजेंडा जो हम मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, जब से पार्टी का गठन हुआ है 80 से आज दिनांक तक, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, चाहे सीए की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने की बात हो, प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, 370 का हटाने की बात हो, ये निरंतर कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। ठीक है, तो तमाम उपलब्धियां बीजेपी के पास बताने के लिए वहीं कांग्रेस भी बुनियादी मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारक जनता की नब्ज कहां तक टटोल पाते हैं। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।